everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the topic alcohol, phenols and ether. This is topic number 11th from Maharashtra State Board syllabus, standard 12th. So this is the topic alcohol, phenols and ether. So the topics to be covered in this chapter are introduction, classification, nomenclature, and these three topics we are already done in the video number 1. If you have missed this, you can click on the I button above. First see this topic and come back to alcohols and phenols. So alcohol and phenol is a vast topic in this chapter, and we are going to see today preparation and physical properties of alcohols and phenols. And the chemical properties we will be dealing in the coming videos, but today we will deal with the physical properties and preparation of alcohols and phenols. So let's begin with preparation of alcohols. So alcohols can be prepared from alkyl halide. So this reaction you have studied in the chapter number 10th halogen derivatives. ओके वो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि आप अल्कोहल अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं. तो आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड को आपको एक्वस NaOH या KOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है और आपको मिल जाएगा अल्कोहल. ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड विल बी ट्रीटेड विथ aqueous alkali, that is aqueous KOH और aqueous NaOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और आपको मिल जाएगा अल्कोहल. तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है इसमें दो टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, एक है SN1 और दूसरा है SN2. तो ये वीडियो आपने यदि मिस कर दिया है तो आई बटन जो है ऊपर उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. द सेकेंड वन इज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. तो एसिड से जब आप अल्कीन को कैटालाइज करते हो और फिर उसके बाद वाटर उसमें ऐड करते हो तो आपको मिलता है अल्कोहल. ठीक है, तो बेसिकली आपको अल्कीन को पहले ट्रीट करना है H2SO4 से, जिससे बनता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. सो अल्कीन पहले रिएक्ट होगा H2SO4 से और वो देगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और वो फर्दर ट्रीट होगा वाटर से जो आपको दे देगा अल्कोहल. ठीक है, और ये रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ्स रूल. दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दैट इज योर OH will get added to the more substituted end. ठीक है, जो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज OH, वो कहाँ पे ऐड होगा, अल्कीन के मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड पे. ठीक है, या फिर ऐसे कार्बन पे जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, तो OH ऐसे वाले कार्बन को अटैच होगा जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है. इसलिए ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जब अल्कोहल बनाता है वो मार्कोनिफ्स रूल फॉलो करता है. मतलब आपका OH ओ वाले कार्बन को अटैच करना है आपको, ये दोनों में से ओ वाले कार्बन को आप अटैच कीजिएगा जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है. नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. तो हाइड्रोबोरेशन एंड डीबोरेशन से आप अल्कीन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. तो इसमें व्हेन डाइबोरेन अल्कीन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन टू गिव trialkyl borane, which on further oxidation of hydrogen peroxide in alkali media gives you alcohol. तो आपका जो अल्कीन है वो बोरेन के साथ रिएक्ट करेगा, और आपको याद रखना है ये बोरेन से जो हाइड्रोजन है और जो बोरेन है वो दोनों भी दो अलग अलग कार्बन को अटैच होंगे. तो एक हाइड्रोजन और BH2 दो अलग अलग कार्बन को अटैच होंगे, बट बोरेन ओ वाले कार्बन को अटैच होगा जिसको सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है. तो आप देख सकते हो इस वाले कार्बन को 0 हाइड्रोजन अटैच है, वाइल इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है. इसलिए बोरेन इस वाले कार्बन को अटैच होगा
जहाँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, और आपका हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन अटैच है, और इसलिए इस रूल को बोलेंगे एंटी मार्कोनिव्स रूल, क्योंकि बोरेन जो है वो उस वाले कार्बन को अटैच हो रहा है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है। अब आपको इसे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली दैट इज KOH या NOH के प्रेजेंस में H2O2 इसमें डालना है, और H2O2 डालते ही आपका बोरेन है वो इसमें से OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो ऐसे कार्बन को अटैच हुआ है जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, और इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्शन फॉलो करता है एंटी मार्कोनिव्स रूल, क्योंकि आपका OH ऐसे कार्बन को अटैच होता है जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है। तो आपको याद रखना है जब भी आपको OH को मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब वैसे वाले कार्बन को अटैच करना है जिसको कम हाइड्रोजन अटैच है, तो आप ये वाला रिएक्शन करोगे, दैट इज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, जब आपको OH को ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसको कम हाइड्रोजन अटैच है, तब आप फर्स्ट वाला ये वाला रिएक्शन करोगे, और जब आपको OH को ऐसे वाले कार्बन को अटैच करना है जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, तो आप हाइड्रोबोरेशन करोगे। तो आपको किस टाइप का अल्कोहल बनाना है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप ये दोनों में से कौन सा रिएक्शन करने वाले हो। ठीक है, जब आपको OH को ज़्यादा वाले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन या ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसको कम हाइड्रोजन अटैच है, तो आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करोगे, और यदि आपको OH को ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसको कम हाइड्रोजन ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, तो आप हाइड्रोबोरेशन करोगे। तो इससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन पावर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, या यहाँ पे अल्कीन है और आपको दिया है बोरेन। फर्स्ट स्टेप में अल्कीन बोरेन के साथ रिएक्ट करेगा, तो B जो है BH2 आपके एक कार्बन को अटैच होगा और हाइड्रोजन दूसरे, तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच है। तो बोरेन ऐसे कार्बन को अटैच होता है जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, तो बोरेन आपके इस कार्बन को अटैच होगा क्योंकि इसको ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होगा जिसको कम हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH से ट्रीट करोगे, तो बोरेन को निकाल के आपको जस्ट OH लिखना है, और आप देख सकते हो आपका OH ऐसे वाले कार्बन को अटैच हुआ है जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच था, और इसलिए हम कहते हैं ये एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो करता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऐसे वाले कार्बन को अटैच होता है जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, पहले आपका ये अल्कीन ट्रीट होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जैसे ही वो जब ट्रीट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। याद रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट होने पे अल्कीन एक हाइड्रोजन ले लेगा और एक जगह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बनेगा, वो है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हमेशा ऐसे वाले कार्बन पे बनता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कार्बोकैटायन इस वाले हाइड्रोजन पे बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और ये वाला कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू +I इफेक्ट। ठीक है, ये अल्किल ग्रुप +I इफेक्ट दिखाता है, और यदि आपको +I इफेक्ट याद नहीं है तो आप 11th स्टैंडर्ड के इसमें से रिवाइज कर सकते हो कि +I इफेक्ट से कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, क्योंकि +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन से स्टेबल है, इसलिए कार्बोकैटायन यहाँ पे ही बनता है और यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसमें आप जब वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करते ही जो आपका OH है वो इस वाले कार्बन पे ज्वाइन हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो आपका OH ऐसे वाले कार्बन को अटैच हुआ है जिसको कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए ये मार्कोनिव्स रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपका OH ऐसे कार्बन को अटैच हुआ है जिसको कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि वो ऐसे कार्बन को अटैच हुआ है जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपको जब भी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन को अटैच करना है OH, तो करो एंटी मार्कोनिव्स रूल, दैट इज बोरेशन। और जब आपको OH ऐड करना है ऐसे वाले कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो करो मार्कोनिव्स रूल, दैट इज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन।
नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन से, अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो पहला है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपका एल्डिहाइड को, आपको ये दो रिएजेंट याद रखना है, ठीक है। व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ H2Ni और पैलेडियम, H2Ni और पैलेडियम और LiLH4 in the presence of acid, it will give you alcohol, ठीक है। तो आपको रिएजेंट कौन कौन से याद रखना है, H2Ni एंड LiLH4। H2Ni एंड LiLH4 जब आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो देते हैं अल्कोहल। अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, ये है कि एल्डिहाइड आपको हमेशा देगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन आपको हमेशा देगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। एल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल OH अटैच टू कार्बन विच इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, और कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल OH is attached to carbon which is further attached to two other carbons. So aldehyde will always give you primary alcohol and ketone will always give you secondary alcohol. इन दोनों में से कोई भी reagent हो तो भी। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड्स। तो कार्बोजेलिक एसिड से रिड्यूस होने के बाद हमेशा हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, याद रखना है। तो कार्बोजेलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगता है। कार्बोजेलिक एसिड H2Ni से रिड्यूस नहीं हो सकता, याद रखना है। H2Ni कार्बोजेलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, उससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज LiLH4 ही लगेगा। तो जब एसिड LiLH4 से ट्रीट होगा वो हमेशा और हमेशा देगा प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखिए एसिड हमेशा देता है आपको प्राइमरी अल्कोहल। बट LiLH4 बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत महंगा मिलता है मार्केट में। इसके वजह से LiLH4 को यूज़ करने के बजाय आप लैब में देखोगे कि आपके एसिड को पहले ईस्टर बनाया जाता है और ईस्टर को आपको H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाएगा, ईस्टर बन जाता है अल्कोहल। देखो एसिड तो रिड्यूस नहीं हो सकता निकल और पैलेडियम से, बट ईस्टर हो सकता है। तो LiLH4 आप डायरेक्टली यूज़ करके एसिड को अल्कोहल बनाओ, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत महंगा रिएजेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करो। तो एसिड को अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में ट्रीट करो, वो बन जाएगा ईस्टर। अब इस ईस्टर को ट्रीट करो H2NiPd से, वो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो आप ये डायरेक्ट वे यूज करो जो थोड़ा महंगा है, या फिर ये इनडायरेक्ट वे दैट इज एसिड टू ईस्टर एंड ईस्टर टू अल्कोहल जो सस्ता है और इजिली बन सकता है, ठीक है। बस आपको ये मैकेनिज्म याद रखना है कि एसिड जब अल्कोहल से ट्रीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस इट विल गिव यू ईस्टर, और ईस्टर जब ट्रीट होगा H2Ni पैलेडियम से तब वो देगा आपको अल्कोहल। इस तरह से आप एसिड को अल्कोहल बना सकते हो आइदर बाय LiLH4 और ट्रीटिंग इट विथ एसिड टू ईस्टर एंड देन ईस्टर टू अल्कोहल। नेक्स्ट इज बाय एडिशन ऑफ ग्रिडनर्स रिएजेंट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ग्रिडनर्स रिएजेंट भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके दे देता है अल्कोहल, ठीक है। तो ग्रिडनर्स रिएजेंट जो है, जब आपके यह है ग्रिडनर्स रिएजेंट RMgX, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, करेक्ट। तो RMgX जब आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले बनेगा एडक्ट, और इसके लिए ड्राई ईथर चाहिए, कंपलसरी है। ड्राई ईथर में ही ये रिएक्शन हो सकता है। तो ग्रिडनर्स रिएजेंट जब आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एडक्ट। एडक्ट मतलब एक कॉम्प्लेक्स जिसमें ये सब ज्वाइन हो चुके हैं एक दूसरे को, और फिर जब आप इसको एसिड से ट्रीट करोगे तब आपको मिलेगा अल्कोहल। एसिड को वाटर में लेना है इसलिए H3O+ लिया है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ ही आपको ये रिएक्शन मिलेगा। तो पहले ग्रिडनर्स रिएजेंट को आप रिएक्ट करोगे एल्डिहाइड या कीटोन से और आपको मिलेगा एडक्ट। R जाके ज्वाइन हो जाएगा कार्बन को, और ये वाला जो पार्ट है ये है पॉजिटिव पार्ट क्योंकि ये मेटल है, और वो ज्वाइन होगा ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है इसलिए पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ज्वाइन होता है, और ये R ज्वाइंट होता है कार्बन को, तो ये बनता है एडक्ट। और जब आप इसको H3O+ से ट्रीट करोगे तो अब आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिडनर्स रिएजेंट। अब ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल आपको बताएगा कि कब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कब सेकेंडरी और कब टर्शरी विद ग्रिडनर्स रिएजेंट।
तो ग्रिनडार्स रिएजेंट कब आपको प्राइमरी अल्कोहल और कब सेकेंडरी और कब टर्शरी अल्कोहल देगा? देखो, जब आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे, क्या यूज करोगे? फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HCHO, और उसके साथ कोई भी ग्रिनडार्स रिएजेंट यूज करो, आर आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिनडार्स रिएजेंट को रिएक्ट करोगे तब आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसका मतलब जब भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आप ग्रिनडार्स रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करोगे। नेक्स्ट, जब आप एल्डिहाइड को ग्रिनडार्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तब आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद ग्रिनडार्स रिएजेंट यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है आप ग्रिनडार्स रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट करोगे? एल्डिहाइड के साथ, कोई भी एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, उसके साथ ग्रिनडार्स रिएजेंट रिएक्ट करो, आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और जब आप कीटोन को रिएक्ट करोगे ग्रिनडार्स रिएजेंट के साथ तब आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल, ये फिक्स है, ठीक है। तो कभी भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिनडार्स रिएजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एसिटाल्डिहाइड प्लस और एल्डिहाइड प्लस ग्रिनडार्स रिएजेंट, और टर्शरी अल्कोहल के लिए कीटोन प्लस ग्रिनडार्स रिएजेंट, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिनडार्स रिएजेंट गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस ग्रिनडार्स रिएजेंट गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन प्लस ग्रिनडार्स रिएजेंट गिव यू टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिसमें आप देख सकते हो ओलिफिन भी है, दैट इज अल्कीन भी है, और कार्बोनिल भी है। तो आपके पास एल्डिहाइड भी है और अल्कीन भी है। अब आपके पास दो डिफरेंट रिएजेंट हैं। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि H2Ni आपके एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है और आपके डबल बॉन्ड को भी, ठीक है। H2Ni एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा और डबल बॉन्ड को भी। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और एल्डिहाइड भी। बट LiLH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में भी, और बच्चे गलत कर देते हैं। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसलिए बच्चे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर देते हैं। बट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि LiLH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को या दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, बट डबल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करता। LiLH4 डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करता। आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे के वैसे है और सिर्फ आपका एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया है। तो H2Ni से आपका अल्कीन और एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिड्यूस हो जाएगा, बट LiLH4 से सिर्फ आपका एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होगा, नॉट अल्कीन, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये वाला जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो फर्स्ट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस, क्योंकि डाउ नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाउंड आउट किया था कि क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमें फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन जब फ्यूज NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन फ्यूज्ड NaOH के साथ ट्रीट किया जा रहा है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को HCl इन वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा तब मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखो, क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इट गिव यू सोडियम फिनॉक्साइड, ओके, और वो HCl बन के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगा HCl प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, और जब सोडियम फिनॉक्साइड को आप ट्रीट करोगे एसिड इन वाटर तब आपको मिल जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैफ्थलीन, तो क्यूमीन एयर ऑक्सीडेशन मतलब हमेशा O2 होता है, ठीक है। O2 को एयर से अलग नहीं निकाल सकते, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में ट्रीट करते हैं जिससे जो ऑक्सीजन एयर का है वही सिर्फ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो क्यूमीन जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैफ्थलीनेट, ये एक रिएजेंट है, ओके, और या कैटलिस्ट बोल सकते हो। तब जब आपका क्यूमीन एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैफ्थिनेट तब वो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये बहुत अनस्टेबल है, तो इसको तुरंत आप HCl के साथ ट्रीट कर दो एट हाई टेम्परेचर, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल प्लस एसीटोन।
ठीक है, तो ये एसीटोन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको बाकी मिल जाएगा ज्वाइन होके फिनॉल. सो फिनॉल प्लस एसीटोन. तो बेसिकली क्यूमिन व्हेन ट्रीटेड विथ एयर in the presence of co-naphthenate it gives you cumin hydroperoxide. याद रखना है दोनों ऑक्सीजन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं और बन जाते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड. और जब आप इसे ट्रीट करोगे एसिड डाइल्यूट एसिड में तब मिलेगा फिनॉल प्लस एसीटोन. नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड दैट इज बेंजीन रिंग प्लस SO3H ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH विल गिव यू सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जो OH नेगेटिव है आपके H के साथ चला जाएगा तो वाटर बन के बाहर निकल जाता है और बचा आपका Na जो यहाँ पे आ जाएगा. तो ये नेगेटिव पार्ट के साथ Na पॉजिटिव. ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH विल गिव यू सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को आप फर्दर ट्रीट करोगे एक हाई टेम्परेचर पे NaOH के साथ तो मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, और सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप एसिड इन वाटर या डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करोगे तो मिलेगा फिनॉल. ठीक है, तो याद रखना है benzene sulfonic acid when treated with NaOH will give you sodium benzene sulfonate plus water, and when sodium benzene sulfonate is treated with NaOH is giving you sodium phenoxide. और जब सोडियम फिनॉक्साइड को आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करो तो आपको मिल जाएगा फिनॉल. नेक्स्ट इज फ्रॉम एनिलीन. सो एनिलीन जब नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट होता है इसका मतलब एनिलीन plus HNO2 in the presence of NaNO2 and HCl. ठीक है, एनिलीन इन प्लस HNO2 in the presence of NaNO2 और HCl तब कन्वर्ट होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में. ठीक है, N2Cl माइनस, इसको डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं. तो एनिलीन जब ट्रीट होगा HNO2 और NaNO2 इन HCl में तब बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. और जब इसे आप फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो आपका N2 गैस बाहर चला जाएगा और आपका OH फ्रॉम वाटर यहाँ पे लग जाएगा. तो OH फ्रॉम वाटर निकल के यहाँ पे लग जाएगा, N2 गैस बाहर चला जाएगा और इसका जो एक और H बचा है वो बन जाएगा HCl. क्योंकि यहाँ पे Cl है और वाटर के पास एक एक्स्ट्रा H है तो बन जाएगा HCl, ये N2 गैस और जो बचा हुआ OH है वो फिनॉल पे लग जाएगा. सो इट बिकम्स फिनॉल. So aniline when treated with nitrous acid at low temperature that is 273 Kelvin it will give you benzene diazonium chloride. Benzene diazonium मतलब N2Cl chloride. Benzene diazonium chloride and when further treated with water it give you phenol plus HCl plus N2 gas. Next is physical properties of alcohol and phenols. अब phenols and alcohol के physical property. तो पहले है try this. Arrange OH, CH and NH bonds in increasing order of their bond polarity. कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, मतलब कौन से बॉन्ड में सबसे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव सेपरेशन है. तो उसके लिए आपको देखना है ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी. क्योंकि उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो एटम उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा और उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड में पोलैरिटी दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और उसके वजह से बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बनेगा. तो आपको देखना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है इसलिए OH, फिर उसके बाद उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है NH और सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है इसलिए CH. तो सबसे ज़्यादा पोलर हुआ OH, सबसे ज़्यादा वो पुलिंग उसमें होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर NH और फिर कार्बन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए CH. नेक्स्ट नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है. तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप.
तो हमने देखा है OH इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड, और अल्कोहल और फिनॉल में यही OH होता है, और इस OH के प्रेजेंस के वजह से अल्कोहल और फिनॉल बहुत ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पोलर OH ग्रुप्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक आपने 11th में पढ़ा है, पर मैं बताती हूँ क्विकली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होता है वो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बनाता है। तो आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है वो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बना रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ उसमें ही एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसी में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा और उसी में नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और उसकी वजह से फिनॉल और अल्कोहल में दोनों में OH होता है, और ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, इसलिए इनके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो अल्कोहल में भी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिनॉल में भी। तो हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द फिनॉल और अल्कोहल मॉलिक्यूल गेट्स बॉन्डेड टू द नेक्स्ट ऑक्सीजन टू द नेक्स्ट फिनॉल और अल्कोहल। तो यहाँ पे आप अल्कोहल की बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन जो पहले अल्कोहल में प्रेजेंट है वो नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन को बॉन्डेड है, और यहाँ पे फिनॉल में पहले वाले फिनॉल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो नेक्स्ट वाले फिनॉल के ऑक्सीजन में बॉन्डेड है, और इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टेट, तो लोअर अल्कोहल्स जो है वो कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक लिक्विड होते हैं, और उनको कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ऑर्डर होता है। तो आजकल तो सैनिटाइजर बहुत ही मार्केट में बिक रहे हैं, और आपने ऐसे भी लैब में देखा होगा अल्कोहल, तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर वो कलरलेस लिक्विड्स हैं और वो टॉक्सिक इन नेचर है। जो लोअर जो अल्कोहल्स होते हैं जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ऑर्डर है। आप सैनिटाइजर्स भी देखोगे जिसमें कोई फ्रेगरेंस मिक्स नहीं होता है, जो प्योर अल्कोहलिक सैनिटाइजर होता है, जो स्पेशली आपको मेडिकल या हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्योर फिनॉल इज ऑल्सो कलरलेस, टॉक्सिक, लो मेल्टिंग सॉलिड। फिनॉल्स भी कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बट वो लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं। वो सॉलिड इन स्टेट होते हैं बट लो मेल्टिंग, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, और उन्हें भी एक पर्टिकुलर कार्बोलिक या फिनॉलिक ओडर होता है। ये सारे फिनॉल्स को एक कार्बोलिक या फिनॉलिक ओडर होता है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। So boiling point of alcohol and phenol increase with their increasing molecular mass। तो ये तो हमें पता है, जैसे ही molecular mass increase होता है boiling point भी increase होता है। तो कोई भी alcohol phenol का या कोई भी compound का यदि mass increase होगा तो उसका boiling point भी increase होगा। Next is solubility। तो phenols and lower alcohols show appreciable solubility in water due to their ability to form intramolecular hydrogen bonding with water molecule। ठीक है, जो फिनॉल्स हैं या लोअर अल्कोहल्स हैं वो बहुत अच्छा इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि वाटर में भी आपके पास पोलरिटी है OH बॉन्ड का, और अल्कोहल फिनॉल में भी। तो जो लोअर अल्कोहल्स और फिनॉल हैं जिनमें स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं है, जिनके R ग्रुप स्मॉल है, लोअर अल्कोहल या फिनॉल मतलब जिनके R ग्रुप स्मॉल है, तो इनके वजह से स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर के साथ, और उसकी वजह से वो लोग वाटर में सॉल्यूबल है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल मेक देम सॉल्यूबल इन वाटर। तो आप देख सकते हो ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली फिनॉल में भी है, और इसकी वजह से अल्कोहल्स एंड फिनॉल जो लोअर है जिनमें R ग्रुप स्मॉल है, जिनमें स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे वाटर के साथ, और वाटर में वो हाईली सॉल्यूबल रहेंगे। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चंस। First question is the boiling point of N-methyl
and butyl alcohol, isobutyl alcohol, secondary butyl alcohol and tertiary butyl alcohol is this and this respectively. Explain. हमने पढ़ा है अभी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे ब्यूटिल अल्कोहल है। देखो सारे के सारे ब्यूटिल अल्कोहल है, मतलब सारे के सारे में 4 ही कार्बन है, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर मास की तो बात नहीं आती, इसका मतलब सारों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। ऑल ऑफ दिस अल्कोहल हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सब में ब्यूटिल अल्कोहल ही है। तो आंसर किस बेसिस पे दे? उस बेसिस पे की ब्रांचिंग। तो आपको पता है जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्स भी वीक हो जाता है, करेक्ट। इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मॉलिक्यूल को हेल्ड करके रखता है टुगेदर, और उसके वजह से जब वो फोर्स ज़्यादा रहता है कोई भी मॉलिक्यूल में तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बट जब ये फोर्स कम है तो हमें कम हीट करना पड़ेगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कम हो जाएगा ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस आंसर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्सेस बिकम वीकर एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो आप देख सकते हो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है और इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। एन ब्यूटिल अल्कोहल में थोड़ा भी ब्रांचिंग नहीं है और इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है, करेक्ट। अब आइसोब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल को कंपेयर करें तो आपको पता है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में ज़्यादा ब्रांचिंग है और आइसोब्यूटिल में तो प्राइमरी अल्कोहल जैसा नेचर है, अल्कोहल इज एक्चुअली प्राइमरी इन नेचर। आइसोब्यूटिल में ब्रांचिंग है पर अल्कोहल इज प्राइमरी इन नेचर, और उसकी वजह से आइसोब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो आप ब्रांचिंग के बेसिस पे इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, the solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol is this gram of water respectively. Explain the difference. इससे आप बता सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ज़्यादा सेम अमाउंट ऑफ पानी में ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल डिजॉल्व हो पा रहा है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बहुत ही कम इसके कंपैरिजन से। ये क्यों है? दोनों भी नाइट्रोफिनॉल्स ही हैं, दोनों में नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है, सिर्फ पोजीशन अलग है और उसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब वो खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। आप देखो ऑर्थोनाइट्रो ग्रुप ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया है ऑर्थोफिनॉल ग्रुप से, तो वो दोनों खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, उन्हें दूसरे कोई मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वाले एग्जांपल्स में आपने देखे होंगे कि 2 अलग मॉलिक्यूल, एक फिनॉल और एक वाटर, 2 अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे, पर इस केस में वो खुद ही अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंट्रामॉलिक्यूलर, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस की वजह से वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, ठीक है। वो खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता और इसलिए वो लेस सॉल्यूबल है, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स में खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो मॉलिक्यूल वाटर के साथ कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और इसलिए वाटर में कम सॉल्यूबल हो जाएंगे। बट इन द सेकेंड केस जो है पैरानाइट्रोफिनॉल में जो आपका OH है और नाइट्रो ग्रुप है वो काफ़ी दूर है, एट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते क्योंकि काफ़ी दूर हैं। तो वाटर के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ इंट्रा और यहाँ इंटर,
ओके, यहाँ पे था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाटर के साथ बनाते हैं और इसलिए वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे दो डिफरेंस कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वाटर में कम सॉल्यूबल है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर और इसलिए वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है। बस ये दो डिफरेंस की वजह से आप बात एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आंसर ऐसे है, पैरानाइट्रोफिनॉल हैज स्ट्रॉन्ग इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर but the orthonitrophenol has strong intramolecular hydrogen bonding and therefore it cannot form intermolecular strong hydrogen bonding with water, and the strong interhydrogen bonding with water make it more soluble and therefore paranitrophenol is more soluble than orthonitrophenol। तो आपको पहला पॉइंट ऐसे लिखना है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ। सेकंड पॉइंट कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है खुद के साथ और वाटर के साथ बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो भी मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर soluble। And that's all for today. Thank you. Any doubt, any suggestion, any comments, you can ask that on askyourdoubt04@gmail.com, even in the comment box given below. If you liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and so that I get motivated and make more videos for you. And before departing, if you realized how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought again. Stay positive, stay studying, stay tuned.